हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई करियर पॉइंट एनटीएससी चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम में सब वॉर की बात कर रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है। तो आज मैं आपके सामने वॉर की बात नहीं करूँगी, आज मैं आपके सामने प्रीटी वसुदेव कुटुंबकम की बात करूंगी जो कि हमारा ट्रेडिशन है। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले या इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताने से पहले मैं आज आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो अभी हम इन दिनों वॉर के टाइम में हमने देखा था कि पोलैंड ने इंडिया की हेल्प की थी। इंडियन स्टूडेंट्स, जो भारतीय स्टूडेंट्स थे, उनको विदाउट वीज़ा के उनकी कंट्री में आने दिया था और वहाँ से इंडिया आने की परमिशन दी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, वाई पोलैंड रेस्क्यूज इंडियन स्टूडेंट्स फ्लीइंग यूक्रेन। क्यों पोलैंड ने ऐसा किया, क्या कारण था कि पोलैंड ने ऐसा किया, इसके पीछे क्या रीज़न था, वही रीज़न मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ पर हूँ। पोलैंड जो एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप की कंट्री है, और इंडिया, आपको पता ही है कि इंडिया कहाँ है, इंडिया एशिया में है। इंडिया और पोलैंड में क्या कनेक्टिविटी थी। पोलैंड जो हमारे से कितना दूर है, डिस्टेंस की बात करें तो बहुत दूर है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की में है। और क्या ऐसा हिस्टोरिकल रीज़न था जो कि पोलैंड और इंडिया की कनेक्टिविटी को बनाए हुए रखा है। तो पहले हम देखते हैं कि पोलैंड का वर्ल्ड में लोकेशन कहाँ पर है, कौन कौन सी उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप के मैप में कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमने बताया कि पोलैंड यूरोप कॉन्टिनेंट में है। तो पोलैंड के आसपास बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया भी कनेक्ट हो रहा है इधर से, यूक्रेन, इटली, फ्रांस, यूके, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पोलैंड की जो कंडीशन है वो बीच में है, एकदम सेंटर वाली, जैसे इस तरह यहाँ से नेबरिंग कंट्री से घिरा हुआ है ना। अब बेलोरूसिया भी है बेटा यहाँ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यह बोलते हैं कि पोलैंड जो है, पोलैंड यूरोप का पार्ट है और इंडिया एशिया का पार्ट है, और एशिया के भी सदर्न पार्ट में है। कनेक्टिविटी तो पोलैंड से अगर हम क्रॉस करते हैं यहाँ तक आने के लिए हमें यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सबको क्रॉस करके इंडिया आना है। तो आगे हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है या इस इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या है कि पोलैंड और इंडिया की कनेक्टिविटी है कि पोलैंड ने हम भारतीयों की हेल्प करी है विदाउट एनी रीज़न। कोई शर्त नहीं है, रीज़न तो है लेकिन उसका कोई ऐसा पॉलिटिकल रीज़न नहीं बोल सकते हैं हम कि जिसके लिए उन्होंने हेल्प की है कि कोई हम उसको कुछ पॉलिटिकली इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अभी एक कहावत है हिंदी में, कर भला तो हो भला। तो हो सकता है कई बार हम कोई नेकी करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत बाद में मिलता है। वही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे भारतीय होने के नाते कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने भारत के कुछ ऐसे किंग्स के बारे में पता नहीं होता, ऐसे राजाओं के बारे में पता नहीं होता जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन वर्ल्ड में पोलैंड के वहाँ पर उन भारतीय राजाओं के बारे में इतने फेमस हैं वो भारतीय राजा कि जिनके बारे में वर्सोवा में, पोलैंड की जो सिटी है, वहाँ पर स्कूल है। तो आज मैं उसी इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपको लेकर बताती हूँ। आगे चलते हैं हम, उसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड पर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उस टाइम क्या हुआ था। तो देखते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक। 2 पावर ब्लॉक में वर्ल्ड डिवाइड था। पहला पावर ब्लॉक था एक्सिस एंड एलाइज। एक्सिस कौन थे? तो बेटा एक्सिस जो थे वो रेड कलर से जितने भी यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं ना मैप में, वो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसमें रशिया भी था, ये जो पार्ट थे, ये तीनों वो एलाइज थे। और एक्सिस क्या थे? तो एक्सिस जो थे वो इटली, जर्मनी एंड जापान। अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि जर्मनी और जापान और इटली एक ट्रिपेट्राइट पैक्ट से इन्होंने एक पैक्ट किया था और उसके तहत ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया था एक्सिस।
क्या रीजन था वर्ल्ड वॉर सेकेंड का? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 में तक। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था उसका रीजन क्या था? तो मेन इंपॉर्टेंट रीजन एक था कि हिटलर जो थे, जो जर्मनी के उस टाइम शासक थे, जर्मनी में डिक्टेटरशिप के रूप में थे, डिक्टेटरशिप के रूप में थे बेटा। तो यहाँ पर हिटलर ने क्या किया, एक पॉलिसी है, हिटलर की एक पॉलिसी थी लेबनसरम। उस पॉलिसी के तहत वो क्या चाहते थे कि अपनी जो मदरलैंड कंट्री है उसको हमेशा एक्सपेंड करते रहना चाहिए, मतलब उसकी टेरिटरी को हमेशा बढ़ाते हुए रहना चाहिए। तो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहाँ किया? सबसे पहले उन्होंने पोलैंड पर अटैक करके किया। अब पोलैंड पे जब उन्होंने अटैक किया तो इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, वो पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के रूप में स्टार्टिंग हो चुकी थी। उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं अपनी नेबरिंग कंट्री को अटैक करूं, तो पोलैंड पर उन्होंने अटैक किया। उन्होंने कब अटैक किया? 1 सितंबर 1939 को सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था। ठीक है, अब जब पोलैंड पर 1939 में 1 सितंबर में अटैक किया गया था तो पोलैंड के बहुत सारा पार्ट, मतलब काफ़ी कुछ पार्ट जो था उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सोवियत यूनियन का क्या रोल है? तो सोवियत यूनियन ने भी एक सीक्रेट प्लानिंग के तहत 16 डेज बाद, आफ्टर द 16 डेज 17 सितंबर 1939 को पोलैंड पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से अटैक हुआ है, मतलब वेस्ट साइड से भी और ईस्ट साइड से भी। तो सोवियत यूनियन ने जो है अटैक वो किया था ईस्ट साइड से। मान लीजिए सपोज ये पोलैंड है, इस पे ईस्ट साइड से अटैक सोवियत यूनियन ने किया, ठीक है, और जर्मनी ने जो अटैक किया था वो वेस्ट साइड से किया था। तो इस तरह से दोनों तरफ से ईस्ट और वेस्ट साइड से अटैक हो गया और पोलैंड को, कुछ पार्ट पोलैंड का जो है जर्मनी के पास आ गया, कुछ पार्ट जो है सोवियत यूनियन के अंडर कंट्रोल में आ गया था। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि पोलैंड के जितने भी मेल्स पर्सन थे, जितने भी मेल थे वो सब वॉर में इंक्लूड हो गए। और ये माना जाता है कि काफ़ी जो पोलैंड के मेल पर्सन थे वो मारे गए थे। फीमेल्स और चिल्ड्रन ही बचे थे पोलैंड में। अब ये फीमेल्स और चिल्ड्रन क्या कर रहे, कौन इनको हेल्प करेगा? और ये क्या रीज़न था इसके पीछे कि पोलैंड पर दोनों कंट्रीज, मतलब जर्मनी और सोवियत यूनियन दोनों अलग अलग ग्रुप है, पर इन्होंने अटैक किया है। उसका रीज़न क्या था? वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि वर्ल्ड में से पोलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हटा दिया जाए पोलैंड जैसी कोई चीज़। इसलिए उन्होंने ऐसा किया और हो भी गया था कि पूरे मेल पर्सन जो थे वो मारे गए, ऐसा माना जाता है। और बच्चे कौन थे? ओनली फीमेल्स और चिल्ड्रन। अब ये फीमेल्स और चिल्ड्रन जो थे मारे मारे इधर उधर फिर रहे थे। ऐसी विकट कंडीशन, ऐसी क्राइसिस के टाइम किसने पोलैंड की हेल्प की, क्या रीजन था और किसने नहीं की, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताती। तो आज हम आपको लेके चलते हैं इंडिया के एक ट्रेडिशनल स्टेट में, जो कि ट्रेडिशनल और कल्चर से बहुत ही ज़्यादा भरपूर है, और वो स्टेट है हमारा गुजरात। गुजरात में लेके चलेंगे, हम जाएंगे वहाँ पर और गुजरात में देखेंगे कि गुजरात में किस तरह से गुजरात के एक राजा ने, किंग ने पोलैंड की हेल्प की थी उन पॉलिश चिल्ड्रन की। पोलैंड के जो बच्चे थे पॉलिश चिल्ड्रन कहलाते थे या पॉलिश पीपल कहलाते हैं, पॉलिश सिटीजन्स कहलाते हैं, तो उनकी हेल्प की थी। तो आज हम बात करेंगे इंडियन महाराजा हु सेव्ड पॉलिश चिल्ड्रन इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड एज ए इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन फ्लू टू पोलैंड, द कंट्री हैज प्रॉमिस सपोर्ट। ये कारण था, मेन रीजन ये था कि हमारे एक भारतीय महाराजा, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में कहीं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया गया है, और उसके बारे में हमें पता ही नहीं कि उन इंडियन महाराजा ने पोलैंड के बच्चों की हेल्प की थी, उन फीमेल्स की हेल्प की थी, उनके फादर के रूप में उनके बोल सकते हैं हेल्प प्रोवाइड की गई थी और उनको रखा था यहाँ पर। तो चलते हैं हम गुजरात में, और गुजरात के कौन से स्टेट में, गुजरात जो था उस टाइम वहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, तो हम उसको ही बात करेंगे कि प्रिंसली स्टेट पर चलते हैं।
सो मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ थोड़ा सा कि कौन थे वो। ये पर्सन जो थे वो कहलाते थे जामे साहब। पोलैंड में आज भी इनके नाम का एक कोर्ट बना हुआ है, कोर्टयार्ड्स बना हुआ है, मतलब वैरेंडा जैसा, और इनको बोला जाता है जामे साहब। अगर जामे साहब के लिए कोई अब्यूज वर्ड यूज कर लेता है पोलैंड में तो उसकी सजा बहुत बुरी होती, वहाँ पे बहुत बुरा पनिशमेंट मिलता है। और आज हम भारतीयों को तो इन जामे साहब के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है, इसके बारे में हमें पता नहीं होगा, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट को हम देखते हैं। जामे साहब का एक था सबसे बड़ा, बहुत ही काइंड पर्सन थे, तो वो ये मानते थे कि मानवता ही उनका धर्म है। सो आवर रिलीजन इज मैनकाइंड। और उन्होंने करीबन 600 पॉलिश बच्चों को, एक अनाथ बच्चों को उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की। उनको वहाँ पे एज ए रिफ्यूजी के रूप में रखा और वापस पोलैंड भी भेजा। सो ये स्टोरी किस बात को बताती है, हमें रिमाइंड कराते हैं वो टाइम जब जामे साहब दिग्विजय सिंह, पूरा नाम है इनका दिग्विजय रंजीत सिंह जडेजा, दिग्विजय रंजीत सिंह जडेजा। जडेजा के नाम से आपको हो सकता है क्रिकेटर से याद आए, तो हाँ, क्रिकेटर फैमिली से भी इनका बिलोंग है, कुछ इनका रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इनका पूरा नाम है जामे साहब दिग्विजय रंजीत सिंह जडेजा। ये फॉर्मर रूलर थे प्रिंसली स्टेट नेवा नगर, काठियावाड़, गुजरात के। तो देखिए गुजरात है, ये जामनगर, ठीक है, तो यहाँ के ये प्रिंसली स्टेट थे गुजरात के। और यहाँ पर ही इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पॉलिश चिल्ड्रन जो रिफ्यूजी के रूप में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हो गए थे, इनके ये पोलैंड से आ गए थे और ये भारत आके रुके थे, इनको शरण दी थी, क्योंकि भारत का तो एक ट्रेडिशन है कि आए हुए अतिथि को वो शरण देता है, आए हुए अतिथि का आदर सत्कार करता है। तो देखिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसी फैमिली है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं जामे साहब। दिग्विजय रंजीत सिंह यदुवंशी फैमिली, राजपूत थे ये एक, और इनका बॉर्न जो है सदोदर, एक विलेज है जो कि जामनगर में है, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करते, एक फेमस क्रिकेटर हैं, उनके नेफ्यू थे रंजीत सिंह के। और ये इनकी जो एजुकेशन है वो सौराष्ट्र में एक कॉलेज है, राजकुमार कॉलेज राजकोट में, वहाँ पर हुई थी। मेलबोर्न कॉलेज ये स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर भी वो पढ़े हैं। और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से भी इन्होंने पढ़ाई की है। बाद में ये ब्रिटिश आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में 1919 में इन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में ज्वाइन कर लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह जो फेमस क्रिकेटर थे, उनके बाद ये प्रिंसली स्टेट के किंग बन गए ड्यूरिंग द 1933 टू 1966। तो अब ये क्या कहलाते हैं, ये जामे साहब दिग्विजय रंजीत सिंह के नाम से फेमस है, गुजरात में फेमस है। अगर आप जामनगर जाएंगे तो आपको वहां पर ये पता चलेगा कि दिग्विजय रंजीत सिंह प्रिंसली स्टेट के किंग थे वो, और ड्यूरिंग द 1933 से लेकर 66 तक इन्होंने राज किया था। और आपको ये और ध्यान होना चाहिए कि 1933 से लेकर 66 के पीरियड के बीच में हम 1947 में हम आज़ाद हुए थे, हमें इंडिपेंडेंसशिप मिली थी, लेकिन 1933 के जो पीरियड था तब उस टाइम हम अंडर कंट्रोल थे, ब्रिटिशर्स कॉलोनी के अंडर कंट्रोल में थे। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, और जब 1933 की बात मैं आपसे कर रही हूं कि 1933, तो 1933 के टाइम हम ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थे, ब्रिटिश आर्मी के अंडर कंट्रोल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपीरियल लेजिस्लेटिव का पार्ट थे हम लोग। और उस टाइम ये टाइम जो था बहुत क्राइसिस का टाइम था। ऐसे टाइम हम मानते हैं कि हम खुद ही विकट परिस्थिति में थे, तो हम क्या किसी को हेल्प प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ के इस इन राजा ने, जो हम बोल सकते हैं इन राजा ने हेल्प प्रोवाइड की। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इज द स्टोरी ऑफ काइंडनेस। तो ये स्टोरी जो बता रही है उन राजा की दयालुता को बता रही है। और ये गुजरात का काठियावाड़ रीजन है और वहाँ नेवानगर स्टेट के राजा थे, जहाँ से बिलोंग करते थे। उस गुजरात में हम आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने किस तरह से हेल्प करी है वो बताते हैं। लगभग 600 पॉलिश चिल्ड्रन, हुआ क्या था कि लगभग 600 पॉलिश चिल्ड्रन जो थे, वो पॉलिश चिल्ड्रन प्रिजनर के रूप में सोवियत यूनियन ने उनको कैद कर लिया था
और वो वहाँ से निकले थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उनको 600 पॉलिश चिल्ड्रन को उनको कैद कर लिया गया था, उन बच्चों को, और उनमें फीमेल्स भी थी। लगभग वो जो बच्चे थे वो 600 चिल्ड्रन थे, और वो बच्चे वहाँ से निकलकर, सोवियत यूनियन के वहाँ से निकलकर एक शिप में रवाना होकर पोलैंड से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचे। इस रूट से आए, इंडिया पहुंचे, इंडिया के वेस्ट साइड में पहुंचे। अब जब इंडिया के वेस्ट साइड में पहुंचे तो वहां सबसे पहले नेवा नगर जो है वहां पर पहुंचे। उससे पहले पड़ने वाले जितने भी पोर्ट्स आए ना रास्ते में जो भी पोर्ट्स आए, उन पोर्ट्स में से किसी भी एरिया में, मतलब किसी भी सिटी ने उनको एंट्री नहीं दी, क्योंकि कोई भी बोल सकते कि दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। तो ऐसा ही हुआ कि द चिल्ड्रन वर डिनाइड एंट्री इन मेनी पोर्ट्स बिफोर दे अराइव नेवानगर। नेवानगर तक पहुंचते पहुंचते उनको किसी ने भी एंट्री नहीं दी। नेवानगर जब वो पहुंचे, यानी इंडिया जब वो पहुंचे, बाय नाउ उस टाइम तक वो भूख प्यास से थक गए थे, और वो अब कहाँ थे? महाराजा दिग्विजय सिंह की सिटी में, नेवानगर में। जब महाराजा को ऐसा पता लगा कि नेवानगर में इस तरह से 600 बच्चे आए हैं, स्टूडेंट जो बोल सकते हैं पॉलिश चिल्ड्रन हैं, वो इस तरह से थके हुए और इस तरह से भूखे प्यासे हैं, तो वो महाराजा ने उनको हेल्प करी। आपको यहाँ पर मैं ये बात दिलाना चाहती हूँ कि इट वॉज नॉट ए ईजी टाइम। ये एक ईजी टाइम नहीं था कि हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद क्राइसिस में थे, हम किसी और के अंडर कंट्रोल में थे। हम इंडिया जो था उस टाइम अंडर कंट्रोल में था ब्रिटिश रूल के। हम खुद जब किसी और के अंडर कंट्रोल में, तो हम किसी को कैसे हेल्प करेंगे, वो कंडीशन में थे। तब भी हमारे महाराजा दिग्विजय सिंह ने, जामे साहब ने उन बच्चों को रोका, उनको आश्वासन दिया कि आप घबराएं नहीं, उनको हेल्प प्रोवाइड करी। और महाराजा ने जितना कर सकते थे उनके लिए किया, और उनको अपने ही बच्चों की जैसे ट्रीट किया। महाराजा जो बहुत दयालु थे, उन्होंने उन बच्चों के लिए, उन पॉलिश चिल्ड्रंस के लिए हेल्प की, और उन्होंने खुद ने ये वर्ड्स थे महाराजा के, यू आर नो लॉन्गर ऑर्फन्स फ्रॉम नाउ ऑन, यू आर नवेगेरियन एंड आई एम ए बापू। और महाराजा दिग्विजय सिंह जो बापू कहलाते थे खुद, क्योंकि नेवानगर में उनको बापू के नाम से बोला जाता था, तो नाउ वो क्या थे? बापू का मीनिंग है कि फादर ऑफ नेवेग्रेरियन, नेवानगर के लोगों के पिता कहलाते थे। तो अब उन्होंने ये बोला कि सो आई एम योर फादर एज वेल एज, क्योंकि अब आप सब बच्चे कहाँ पर हैं? नेवानगर में, और नेवानगर में होने के कारण मैं आपका फादर हूं, तो आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। सो ये एग्जाम्पल, ये आपको ये बताता है, ये कहानी, कि इंडिया में एन एग्जाम्पल ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम जो हमारा ट्रेडिशन है, हमारे एंशिएंट कल्चर का एक पार्ट है, उसको हम फॉलो करते हैं, और महाराजा ने भी उसी बात को फॉलो किया है। अब ये स्टोरी जो है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लिटिल पोलैंड इन इंडिया, भारत में एक छोटा सा पोलैंड बस गया, और वो कहाँ बसा? गुजरात में बसा। गुजरात के बालाचारी जो जगह है, जो कि हम बोल सकते हैं कि महाराजा के समर पैलेस से 23 किलोमीटर दूर है जामनगर से, वहाँ पर इन रिफ्यूजीज को, इन पॉलिश बच्चों को सेटल किया गया, उनके लिए कैंप लगाया गया, उनको फूड प्रोवाइड किया गया, एजुकेशन के लिए उनके लिए स्कूल खोला गया। इस तरह से उनको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज एंड एनी अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। और एक दूसरा कैंप भी खोला गया, वो चेला में, ये एक विलेज है जो गुजरात में, वहाँ पर भी एक कैंप खोला गया। इन सब के अलावा भी महाराजा ने और बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई करा, उन्होंने दूसरों से हेल्प लेने की भी कोशिश की। महाराजा ने रोपड़ के महाराजा, पटियाला और बड़ौदा के महाराजा से भी हेल्प ली। बड़ौदा और पटियाला के जो महाराजा हैं उनको भी उन्होंने बोला, साथ में उनसे हेल्प ली, और टाटा ग्रुप से भी उन्होंने हेल्प ली, और एक फंड इकट्ठा किया। उस फंड से, इकट्ठे फंड से उन्होंने उन पॉलिश चिल्ड्रन के लिए काम किया, उन पॉलिश चिल्ड्रन को हेल्प प्रोवाइड की।
और उनके लिए एक स्कूल खोला, रिफ्यूजी कैंप्स की सेटल किया उनको, वहां पे रिफ्यूजी कैंप बनाया और ताकि वो सेटल हो जाए। आवर फादर पॉलिटिकली अडॉप्टेड देम। एक महाराजा की जो डॉटर थी हर्षद कुमारी, उन्होंने अपने पेरेंट के लिए, अपने फादर के लिए ये बोला कि मेरे पिताजी ने इन बच्चों को पॉलिटिकली अडेप्ट किया है और आज वो उनके फादर कहलाते हैं। ये बात हर्षद कुमारी ने, जो कि राजकुमारी थी और ये महाराजा दिग्विजय सिंह की डॉटर थी, उन्होंने ये बात एक आउटलुक मैगजीन में बताई। आउटलुक मैगजीन एक पॉलिटिकल मैगजीन थी जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम, ब्रिटिश के पीरियड के टाइम निकलती थी, पीरियोडिकल के रूप में निकलती थी और पॉलिटिकल मैगजीन का पार्ट था। करीबन हम इस प्रोसेस में देखते हैं कि भारत में और भी जगह से हेल्प की गई है, लेकिन स्टार्टिंग जो हुई है वो नेवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जामे साहब ने की थी। उसके बाद यहाँ पर रिफ्यूजी के रूप में बहुत सारे पॉलिश आए। लगभग ऐसा मानते हैं कि 1942 से लेकर 1948 तक मोर देन 20,000 रिफ्यूजी स्टेड एंड ट्रेवल्ड थ्रू इंडिया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्प्लेस हुए पीपल जो थे 1945 में एंड हो गया था, लेकिन फिर भी रिफ्यूजी तो होते ही हैं। तो वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रहे और फिर वापस कुछ लोगों को रिटर्न पोलैंड कर दिया गया, कुछ तो वापस पोलैंड चले गए, कुछ यूनाइटेड किंगडम यूके गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया गए एंड कुछ कॉमनवेल्थ नेशंस में चले गए। दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने उनको पर्सनली रेलवे स्टेशन पे जाकर उनको फेयरवेल दिया, विदाई दी उनको, और उन्होंने उनके साथ में ये कहा कि आप कभी ये ना सोचे कि आपका ये घर नहीं था, ये सेकंड होम है, इंडिया इज योर सेकंड होम, भारत आपका दूसरा घर है, ये उन्होंने खुद ने बोला। आज पोलैंड में वर्सोवा में दिग्विजय सिंह की शहादत को श्रद्धांजलि दी जाती। उन दिग्विजय सिंह के जिन्होंने जो हेल्प की थी उसको श्रद्धांजलि दी जाती है और वर्सोवा में गवर्नमेंट में उनके नाम का एक स्मारक बनाया है। साथ में वर्सोवा में उन्होंने एक स्कूल खोला है जो दिग्विजय सिंह के नाम पर है, वो महाराजा के नाम पर है और उसमें पूरा इंडियन टच आता है। वहां की वॉल्स, सब चीज, पिक्चर्स वगैरह से जो इस तरह के बनाए गए हैं, वहां पर वो मॉन्यूमेंट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि वो क्लासिकल डांसेस और कल्चर से भरपूर है। मतलब एक छोटा सा भारत वहां पर उन्होंने क्रिएट किया। ये जो स्कूल है it is run by the Friends of India Education Foundation and Digvijay Singh is the patron saint of the school. ये स्कूल एक ट्रस्ट के द्वारा चलता है। It is run by the Friends of Indian Education Foundation. ठीक है, तो ये स्कूल आज जो भारत में, जिन हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग उस किंग के बारे में इतना जानते नहीं है, उस किंग के लिए वर्सोवा, पोलैंड की सिटी जो वर्सोवा है, वहाँ पर एक स्कूल बना हुआ और वो स्कूल जो है उस महाराजा को की याद में बनाया गया, उन किंग के जामे साहब की याद में बनाया गया है। जामे साहब की याद में पोलैंड में कुछ स्मारक भी बनाए गए हैं, मेमोरियल स्टैब्लिश किए गए हैं। जामे साहब की याद में वहाँ की पॉलिश गवर्नमेंट ने रिवॉर्ड भी दिया गया है और ये चीज इस बात को बताती है कि पोलैंड और इंडिया के रिलेशंस को याद दिलाती है। पोलैंड ने किस तरह से महाराजा के लिए रेस्पेक्ट दिया है, रेस्पेक्ट शो किया है, उस बात को याद दिलाती है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो कि किसी किंग को मिला है और वो भी किसी दूसरी कंट्री में। जब हमारी कंट्री में उस किंग को इतना जाना नहीं जाता है, उनको इतना पहचाना नहीं जाता है, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और आज वो उनको पोलैंड में मिला था। हिंदू, अकॉर्डिंग टू द हिंदू रिपोर्ट, वर्सोवा ऑल्सो प्लान टू नेम ए स्क्वायर फॉर आफ्टर दिग्विजय सिंह। उनको मरणोपरांत भी रिवॉर्ड किया गया था, मरणोपरांत भी उनके नाम को याद किया जाता है आज भी। जब पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क इन 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से मिले थे, जो हमारी प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने बहुत इमोशनली हो गए थे और उनके एक वर्ड्स थे, कुछ वर्ड्स उन्होंने बोले इमोशनली होकर कि जब हमारी कंट्री के लोगों को सारा वर्ल्ड मार रहा था, he said when others were killing our children you were able to save them। तब आप ही वो थे जिन्होंने, मतलब हम भारतीय ही वो थे, हमारा भारत ऐसी कंट्री थी जिन्होंने हमारे पॉलिश बच्चों को सेव किया। ये वर्ड
किसके थे? डोनाल्ड टस्क ने जब प्रतिभा पाटिल से मिले थे, दिल्ली आए थे, तब उन्होंने ये वर्ड कहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो चुके थे। दिल्ली की एक फिल्म मेकर थी अनुराधा। अनुराधा ने एक स्टोरी बनाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अ लिटिल पोलैंड इन इंडिया। और वो स्टोरी, वो डॉक्यूमेंट्री इस बात को शो करती है कि पोलैंड और गुजरात के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड को शो कर रही है। उस स्टोरी में पोलैंड के पीपल्स को दिखाया गया था और उसमें गुजरात और पोलैंड के बीच में एक जो स्पेशल बॉन्ड बना था, उस बॉन्ड को बताया गया था। अनुराधा एक फिल्म मेकर हैं। 2013 के आसपास इन्होंने ये फिल्म बनाई थी और उनका एक विजन था, देयर आर नो बाउंड्रीज, नो कॉन्टिनेंट बिटवीन ह्यूमन हार्ट्स। ये बात अनुराधा ने 2013 में बोला था जब उन्होंने इस फिल्म का प्रीमियर दिया था। और वास्तव में वो बात आज ट्रू साबित होती है, सत्य साबित होती है कि देयर आर नो बाउंड्रीज, नो कॉन्टिनेंट बिटवीन ह्यूमन हार्ट्स। These are words we can hold on today. Hundreds of Indians now look to Poland for help as the Russia-Ukraine conflict rages on. So, ये स्टोरी आपको ये बताती है कि पोलैंड ने किस तरह से आज हमारी हेल्प करी। उसका रीजन, हिस्टोरिकल रीजन क्या था? हिस्टोरिकल रीजन था हमारे एक किंग जामे साहब की स्टोरी को मैंने आपके सामने बताया है। मैं इस स्टोरी को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज भी हमारे भारत के एक ऐसे बहुत सारे किंग हैं, बहुत सारे राजा हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। हमारी पुस्तकें, हमारी बुक्स, हमारी NCERTs और इन सब बुक्स में उनके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हमें ऐसे राजा, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन्स को हाईलाइट करना है, हम भारतीयों को अपनी हिस्ट्री को ग्लोरीफाइड करना है। तो ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी को मैं लाती रहूँगी। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।